एवरीवन, स्टार्ट करते हैं 10th क्लास साइंस सोर्सेज ऑफ एनर्जी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर से। इस वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी की एक्सरसाइज में दे रखे हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट हॉट वाटर ऑन। यानी कि आप किस दिन, जैसे बोलते हैं ना, आप सोलर वाटर हीटर को यूज करना चाहते हो लेकिन आप किस दिन उसको यूज नहीं कर सकते। अ सनी डे, अ क्लाउडी डे, अ हॉट डे, अ विंडी डे। सो डेफिनेटली आप उस दिन यूज नहीं कर सकते हो सोलर वाटर हीटर को जिस दिन धूप नहीं आ रही है। एंड धूप एक दिन पॉसिबल है जब नहीं आएगी, दैट इज क्लाउडी डे, जब बादल आ जाते हैं, बारिश का मौसम हो जाता है। बाकी दिन आप नहीं कह सकते बिकॉज सनी, हॉट एंड विंडी का मतलब कहीं ना कहीं है कि वहां पे धूप होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। इनमें से कौन सी ऐसी एनर्जी सोर्स है जो आप कह सकते हो इट इज नॉट रिलेटेड टू बायोमास। ठीक है, जो भी बायोलॉजिकल आइटम्स होते हैं, ठीक है, जितनी भी चीजें होती हैं, प्लांट्स, एनिमल, उसके बाद ड्यू टू मेनी प्रोसेसेस जैसे कार्बनाइजेशन, उससे कोल बनता है, गोबर गैस बनती है, अगर कोई वेस्ट जो है एनिमल का उससे बनाते हैं, वुड तो होते ही ये प्लांट पार्ट, सो ये सब चीजें तो बायोमास के अंदर आ गई। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी इज समथिंग जो कि बायोमास से मतलब रिलेटेड नहीं है, इट इज अ इंटायरली डिफरेंट थिंग। सो इसलिए इसका जो आंसर है दैट वुड बी सी पार्ट एंड दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। Most of the sources of energy we use represent stored solar energy. Which of the following is not ultimately derived from the sun's energy? उसने क्या बोला, आप जो भी सोर्सेज यूज करते हो एनर्जी के, हम वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे ऑल रिप्रेजेंट सोलर एनर्जी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम द सन एनर्जी। ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा सन की एनर्जी के साथ। ठीक है, सो जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोमास। देखो कहीं ना कहीं अगर हवा चल रही है या कुछ भी ऐसी चीज है जिसे हम प्लांट एनिमल बोल रहे हैं, सब में सन का रिलेशन है। बट जियोथर्मल एनर्जी जो अंदर की हीट होती है, अर्थ के अंदर की हीट, इनसाइड हीट, उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। इसलिए द राइट आंसर इज जियोथर्मल एनर्जी विच इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी। ओके, नाउ क्वेश्चन 4 है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट फॉसिल फ्यूल एंड द सन एज डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आपको फॉसिल फ्यूल और सन को कंपेयर करना है ना। इसमें आप कंपेयर का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि डिफरेंस, कोई और पॉइंट आपको लग रहा है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। सो फॉसिल फ्यूल इज समथिंग विच इज नॉन रिन्यूएबल, यानी कि दोबारा से उसको आप रिन्यू नहीं कर सकते हो। कोल अगर एक बार यूज हो गया, खत्म हो गया, आप ये नहीं कह सकते हो कि वापस आ जाएगा, या फिर आप पेट्रोलियम को नहीं कह सकते हो कि वापस आ जाएगा। एक बार ये चीजें खत्म हो गई तो हो गई। लेकिन सेम चीज आप लोग सन के बारे में नहीं बोलोगे। इट इज प्रेजेंटिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, रिन्यूएबल सोर्स जो रिन्यू होता है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स इज समथिंग जो कॉज करता है एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो इट कॉजेज अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन। लेकिन सन क्या करता है, सन इज पोल्यूशन फ्री एंड इसकी वजह से कोई पोल्यूशन नहीं होता। बिकॉज जब फॉसिल फ्यूल को आप बर्न करते हो तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेज रिलीज होती हैं विच आर द रीजन फॉर पोल्यूशन। ठीक है, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे फ्यूचर में, लाइक दे विल एंड सम डे, बट दिस इज नॉन एग्जॉस्टेबल। यानी जब तक सन रहेगा, ये सोलर एनर्जी हमारे पास रहेगी, उसकी एनर्जी हम यूज कर सकते हैं। सो इट इज नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, एनर्जी कैन बी टैप्ड थ्रू आउट द ईयर, एनर्जी कैन नॉट बी टैप्ड थ्रू आउट नाइट एंड रेनी सीजन। ना व्हेन वी से टैप्ड, मतलब आप अगर फॉसिल फ्यूल को कभी भी यूज करना चाहते हो, किसी भी टाइम पे आप उसकी एनर्जी को यूज करना चाहते हो, आप बहुत आराम से यूज कर सकते हो। आप रात को कोल यूज करना चाहते हो, पेट्रोल, डीजल, एनीथिंग, एनी टाइम यू कैन यूज एनी ऑफ द थिंग्स। बट द सेम थिंग वी कांट सी अबाउट सन, क्योंकि सन रात को आप यूज नहीं कर सकते हो। रेनी सीजन में सोलर एनर्जी को आप टैप नहीं कर सकते हो, कंज्यूम नहीं कर सकते हो, यूज नहीं कर सकते हो उस टाइम पे। मतलब ऑब्वियसली जो स्टोर्ड है ऑलरेडी उसको यूज कर सकते हो, बट उस टाइम पे बन नहीं सकती है वो। ठीक है, सो ये आपका हुआ फॉसिल फ्यूल एंड सन का कंपैरिजन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी आपको बताना है। Biomass is also something which is renewable source of energy. Now renewable source of energy because वापस it can be increase। तो प्लांट है, एनिमल्स हैं, रिप्रोड्यूस करेंगे और ये दोबारा से आप इसको रिन्यू कर सकते हो। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो रिन्यूएबल, यानी कि आप वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उसको आप दोबारा से रिन्यू कर सकते हो। बिकॉज ऐसा नहीं कि खत्म हो गई तो हो गई, जब तक पानी का बहाव रहेगा, डैम बने रहेंगे, जब तक पानी का फ्लो आप रखोगे तब तक ये एनर्जी आपके पास रहेगी। ठीक है, एंड बायोमास प्लांट को आप कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी आप उसको उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो।
But you can't say the same thing about the hydroelectricity. Plants can be installed only at a place where dam can be constructed. तो hydroelectricity कहीं पे भी नहीं बना सकते हैं because they are directly related to dam. So they are directly related to dam. तो इसीलिए आप उसको केवल वहीं पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. They can only be constructed. उसको आप वहीं पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो जहां पे आपको डैम की फैसिलिटी मिलेगी, वहीं पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है. अच्छा, जब डैम बनते हैं ना, एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है. जिस एरिया में, जिस पर्टिकुलर पार्ट में, जिस स्ट्रेच में डैम बनते हैं, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट को डैमेज होता है. वहां बहुत ज्यादा माइनिंग करी जाती है. वहां जो लोग रह रहे होते हैं उनको हटाया जाता है क्योंकि वहां पर डैम बनाने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए होती है. सो इट कॉजेज अ लॉट ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, यानी लोगों को अपनी जगह से हटाया जाता है. बट ये सेम चीज आप नहीं बोलोगे किसके बारे में? बायोमास के बारे में. ये मेजर डैमेज नहीं करता है एंड इट डज नॉट डिस्प्लेस द पीपल. ठीक है, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. नाउ क्वेश्चन 6, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द विंड, वेव्स एंड टाइड्स. तीनों की हम लोग लिमिटेशंस पढ़ेंगे. जब आप लिमिटेशंस पढ़ते हो मतलब क्या चीजें हैं जो उसके कॉन्स हैं. जैसे प्रोज मतलब अच्छे पॉइंट, कहाँ कहाँ वो नहीं काम आएगी या कहाँ कहाँ वो यूज नहीं हो सकती. तो विंड एनर्जी के काफी सारे लिमिटेशन है. सबसे पहली बात तो बहुत ज्यादा आपको ऐसी जगहों पे विंड फार्म्स बनाने हैं. विंड फार्म मतलब जहां पे ये आपके विंड मिल लगे होते हैं. ये विंड फार्म आप वहां कंस्ट्रक्ट करोगे जहां पे विंड काफी ज्यादा ब्लो करेगी. ठीक है, पूरे साल में वो ब्लो करती ही रहती है. ऑब्वियसली आपने एक ऐसी जगह पे विंड मिल लगा दिया जहां पे हवा नहीं चल रही है, 12 महीने में से 1 महीने लग रही है, तो आपका तो वो खराब ही हो जाएगा क्योंकि 1 महीने में वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा और जो करेगा वो इतनी मतलब बाकी टाइम वो सारा जो पार्ट्स हैं वो खराब हो जाएंगे. ठीक है, विंड जो चाहिए होती है ना एनर्जी बनाने के लिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी हिसाब से चाहिए होती है, ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है. ठीक है, जो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड है तो ढंग से काम करने के लिए इज अराउंड 15 किलोमीटर पर आवर. तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि इतनी स्पीड से हवा चलती रहे. तो ये एक लिमिटेशन है क्योंकि ये हम मानते हैं कि आइडियल है. इससे हम कह सकते हैं कि चलो कुछ प्रोडक्शन हुआ है. विंड एनर्जी फार्म्स रिक्वायर लार्ज एरिया ऑफ लैंड. जो विंड एनर्जी फार्म्स होते हैं उनको एक काफी बड़ा एरिया चाहिए होता है. यस, दिस इज ट्रू. क्योंकि हवा ऐसे नहीं आएगी ना कि एक जगह खुले 2 बिल्डिंग के बीच में एक विंड मिल लगा दिया. नहीं, विंड एनर्जी जो आपकी होती है वो तब बनती है जहां पे बहुत ज्यादा हवा चल रही है एंड पूरे टाइम चल रही है, खुला एरिया है, क्योंकि खुले एरिया में ही आपकी हवा अच्छे से चल पाती है. ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है. ऑब्वियसली इट्स अ लिमिटेशन. एंड सेटिंग अप ऑफ विंड एनर्जी इज वेरी एक्सपेंसिव. इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस क्योंकि आप देखते होंगे कि वो बनता भी ऐसे पार्ट से है जो ऐसे सस्ते नहीं होते हैं. तो इसको बनाना, इसकी मेंटेनेंस, और खराब भी होते हैं, टूटते भी हैं, वो सब इट्स अ क्वाइट एक्सपेंसिव प्रोसेस. तो ये सब लिमिटेशंस आपको देखने को मिल जाएंगी. ठीक है, लिमिटेशन ऑफ वेव एनर्जी. दिस इज ओनली पॉसिबल एट प्लेसेस वेयर द वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, वेव एनर्जी मतलब जो वेव की वजह से एनर्जी निकलती है, पानी में जो वेव्स आती है, लेकिन ये तब वहीं पे पॉसिबल है जहां पे वेव स्ट्रॉन्ग है. जहां पे स्ट्रॉन्ग नहीं है वहां पे ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि टाइम और लोकेशन को देखते हुए कि हमेशा वेव्स चले और हमेशा आप उसमें से एनर्जी को हार्नेस कर लो. ठीक है, लिमिटेशन ऑफ टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी के लिए बहुत कम साइट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड जिसको हम यूज कर सकते हैं. टाइडल एनर्जी के लिए आपको टाइडल डैम भी बिल्ड करने पड़ते हैं. द राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग हाई एंड लो टाइड इज नॉट इनफ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्ज स्केल. ठीक है, जब बार बार जो हाई एंड लो टाइड आते हैं वो हमेशा इट्स नॉट इनफ. हमें लगता है कि इट्स इनफ बट इट्स नॉट ऑलवेज इनफ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी वहां से. और जो नीचे डैम्स बनते हैं ना उसके नीचे बहुत ज्यादा सिल्ट इकट्ठा हो जाता है. ये इसका एडवांटेज है, मतलब डिसएडवांटेज है, इसको हटाना भी पड़ता है बार बार. ठीक है, नाउ ऑन व्हाट बेसिस वुड यू क्लासिफाई एनर्जी सोर्सेज एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल? आर द ऑप्शन गिवन इन ए एंड बी द सेम? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल का सबसे सिंपल से मैं आपको तरीका समझाती हूँ याद करने का. जब आपका फोन खराब, मतलब आपका उसके अंदर जो बैलेंस है वो खत्म हो जाता है तो आप उसको रिचार्ज कराते हो, रिन्यू कराते हो. टाटा स्काई या फिर कोई भी ऐसी चीज जो खत्म हो गई आप उसको रिन्यू कराते हो. सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली इन नेचर एंड आर इनएग्जॉस्टेबल आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इसने क्या बोला? जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस की जाती है कंटिन्यूअसली नेचर में, वो इनएग्जॉस्टेबल है, उसको हम बोलते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. आप खत्म नहीं होगी, चलती रहेगी, आप उसको अगेन यूज कर सकते हो. दिस इज रिन्यूएबल, रिन्यू कर सकते हो बार बार. और ये जो एनर्जी है हमें पानी से, विंड, टाइड, ओशियन वेव्स, इन सब चीजों से मिलती है. ठीक है, नाउ जब हम नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं, सो दीज सोर्सेज आर प्रोड्यूस. अच्छा, वुड भी यहाँ पे लिखा है बिकॉज वुड भी आप बार बार उगा सकते हो. ठीक है, ऐसा नहीं कि वुड खत्म हो गई तो आप उगा नहीं सकते हो. यस,
यू कैन अगेन जस्ट ग्रो देम. सो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर जो बहुत सालों में बनते हैं एंड अंडर स्पेशल कंडीशन वो बनते हैं, और अगर आपने उनको एक बार यूज कर लिया तो इट इज नॉट ईजी टू रिप्लेस देम. मतलब आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो कोल, पेट्रोलियम में नेचुरल गैस क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में आते हैं, बिकॉज एक बार अगर ये खत्म हो गए, फिनिश्ड अगर ये हो गए, तो आप दोबारा से इसको करने के लिए आपको मिलियन ऑफ ईयर्स एंड स्पेशल कंडीशन चाहिए, जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज तब तक तो कोई पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ. नाउ सेम थिंग अगर हम बोले एग्जॉस्टेबल एंड इनएग्जॉस्टेबल के लिए, एग्जॉस्टेबल सोर्सेज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं. एग्जॉस्टेबल जो खत्म हो जाए, रिन्यू नहीं हो सके. इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेज रिन्यूएबल होते हैं जो खत्म हो जाए और बार बार आप उनको यूज कर सको. हाँ जी, ए और बी ऑप्शन दोनों सेम है इस केस में. ठीक है. व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी? अगर हम कहते हैं कि कोई एक सोर्स ऑफ एनर्जी है और वो आइडियल है, तो उसकी क्वालिटीज क्या क्या होंगी? तो वो प्रॉपर एडुकेट अमाउंट में नेट एनर्जी दे. ऐसा ना हो कि आप उसको बर्न अच्छे से कर रहे हो लेकिन वो एनर्जी बहुत जरा सी दे रहा है. देयर इज नो यूज ऑफ सच, ऐसे एनर्जी के सोर्स का कोई फायदा नहीं है. एंड मस्ट बी कन्वीनियंट टू यूज, सो गिव एनर्जी एट अ स्टेडी रेट. मतलब आप उसको आराम से यूज भी कर सको, कन्वीनियंट हो, और प्लस बहुत महंगा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी समथिंग जो आप आराम से अफोर्ड कर सको, एंड अगर आप उसको आराम से बर्न करो तो वो एनर्जी दे. इजीली स्टोर्ड हो और ट्रांसपोर्टेड हो, ये भी ध्यान रखना है. दीज आर द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स की जो एक सोर्स में होनी चाहिए. ऑल्दो इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक इन वन सिंगल सोर्स. तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आपको किसी एक चीज में मिल जाएंगी. क्वेश्चन 9th कह रहा है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर? आर देयर प्लेसेस वेयर सोलर कुकर वुड हैव लिमिटेड यूटिलिटी? तो क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है एक सोलर कुकर को यूज करने के, और क्या ऐसी कोई जगह है जहां पे सोलर कुकर का कोई ज्यादा फायदा नहीं हो, लिमिटेड यूज हो? सो दिस इज बेसिकली, सबसे पहली बात तो सोलर कुकर जो है वो बहुत सारे फ्यूल्स को बचाता है. जैसे कि अगर आप एलपीजी यूज कर रहे हो और सोलर कुकर यूज कर रहे हो, सोलर कुकर में आप सोलर एनर्जी यूज कर रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू. मतलब पर्सनली आपको इतना नुकसान नहीं होगा उससे, क्योंकि आपका जो कोल, कैरोसिन एंड एलपीजी है वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो आप कभी भी कितनी भी यूज कर सकते हो, है ना. तो यूज अ सोलर कुकर डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक. ऑब्वियसली इसके अंदर स्मोक नहीं आएगा, जो कि कोल या फिर किसी भी फ्यूल के बर्न होने पे, वुड के बर्न होने पे निकलता है, वो सब आपको सोलर कुकर में नहीं देखने को मिलेगा. ठीक है. दूसरी चीज, व्हेन फूड इज कुक्ड इन सोलर कुकर इट्स न्यूट्रिएंट डू नॉट गेट डिस्ट्रॉयड. जब फूड कुक किया जाता है सोलर कुकर में, है ना, तो उसके न्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय नहीं होते. इट्स न्यूट्रिएंट डू नॉट गेट डिस्ट्रॉय. दिस इज बिकॉज इन सोलर कुकर फूड इज कुक्ड एट कंपेरेटिवली लोअर टेम्परेचर. जनरली जब हम लोग गैस पे या डायरेक्ट हीट देके फ्लेम पे जब कुछ पकाते हैं तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर भी हो जाता है, एंड बहुत ज्यादा हाई हीट की वजह से जो न्यूट्रिएंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. लेकिन ये सेम चीज कुकर के मामले में नहीं होगी, बिकॉज कुकर में आप बड़े आराम आराम से पकाते हो, क्योंकि धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता है एंड रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर ही रहता है, और आप एक साथ 4 आइटम्स बना सकते हो उसमें. पूरे प्रॉपर वहां पे दे आर समथिंग, जैसे कहते हैं ना, कॉर्नर्स होते हैं. कॉर्नर्स इज नॉट द राइट वर्ड, बेसिकली पार्ट होते हैं 4. ठीक है, जिसमें आप चीजों को बना सकते हैं. नाउ डिसएडवांटेज इज वेरी क्लियर कि आप रात को सोलर कुकर नहीं यूज कर सकते हो. आप उस टाइम पे सोलर कुकर नहीं यूज कर सकते हो जब बादल में, आसमान में पूरा क्लाउड कवर्ड है, बारिश आने वाली है, या बारिश नहीं भी आने वाली लेकिन धूप नहीं है. ठीक है. और डायरेक्शन जो होगी रिफ्लेक्टर की वो आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि सन की रेज डायरेक्टली उस पर पड़े. ठीक है. तो जो एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा धूप नहीं निकलती है, वहां पे कुकर काम का नहीं रहेगा. ठीक है. नाउ क्वेश्चन 10, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी? What steps would you suggest to reduce energy consumption? Now, environmental consequences यानी कि अगर इतनी ज्यादा एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, हम लोग डेली इतनी चीजें यूज कर रहे हैं, क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, एंड आप कौन से स्टेप्स को आप सजेस्ट कर सकते हो जिससे एनर्जी कंजम्पशन थोड़ा कम हो जाए? सबसे पहली बात तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग डिमांड. अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है और डिमांड बढ़ रही है, वो होल इकोसिस्टम को डिसबैलेंस कर सकता है. उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन. ठीक है. उसकी वजह से आपको एयर पोल्यूशन की, ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेटिक कंडीशन, इन सब की भी प्रॉब्लम हो सकती है. द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इज प्रोड्यूसिंग एसिड रेन एंड डैमेजिंग प्लांट, क्रॉप, सॉइल एंड एक्वेटिक लाइफ. तो फॉसिल फ्यूल के कंबशन की वजह से क्या होता है ना, बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जैसे कि एसिड रेन, क्योंकि
हवा में गैसेस होती हैं हार्मफुल, और जब ये गैसेस रेन के साथ मिलती हैं तो ये एसिडिक रेन बनाती हैं, जो कि प्लांट्स को, सॉइल को, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचाते हैं। जो बर्निंग है फॉसिल फ्यूल की वो इंक्रीज हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस को, इट इज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और इसकी वजह से रेनफॉल पे भी असर देखने को मिल रहा है। प्लस क्लाइमेटिक चेंज में सारी चीजें आ गई आजकल। जनवरी में बारिश हो रही है विच वॉज नॉट वेरी कॉमन, पहले वो इतना कॉमन नहीं था, लेकिन अब बहुत नॉर्मल हो गया कि किसी भी टाइम पे बारिश हो सकती है रेनी सीजन के अलावा। ठीक है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग फायरवुड इज कॉजिंग सॉइल इरोजन एंड डिस्ट्रॉइंग वाइल्ड लाइफ। इसने क्या बोला, अगर आप ट्रीज को कट डाउन करते हो और आप फायरवुड को आप ऑब्टेन करते हो तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन देखने को मिलता है, वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय होते हुए दिखती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट इज डिस्टर्बिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। जो हाइड्रो पावर प्लांट है इसके कंस्ट्रक्शन से इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है। ठीक है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट आर इंक्रीजिंग रेडियो एक्टिविटी। यस, आपको पता है इसका एक मेजर डिसएडवांटेज होता है, वो होता है रेडियो एक्टिविटी, जो कि बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नेचर में रह जाता है। तो ऑल दीज एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी थिंग्स आर जस्ट अफेक्टिंग अवर होल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन पॉपुलेशन। कुछ स्टेप्स, सबसे पहले तो आप पावर को एफिशिएंटली यूज कीजिए, जहां पॉसिबल हो बिजली बचाइए, लाइट, फैंस, टीवी इन सबको बंद कीजिए अगर आपको यूज नहीं करना है। आप बड़े बड़े इनकैंडेसेंट बल्ब्स की जगह CFL या LED यूज करिए जिससे एनर्जी सेव हो। ठीक है, आप अच्छे क्वालिटी के स्टोव्स यूज करिए ताकि मैक्सिमम हीट बने और कम से कम प्रोडक्ट यूज हो। एंड प्रेशर कुकर को यूज करने से जल्दी चावल वगैरह बनते हैं, तो उससे एक फायदा क्या होता है, अगर आप प्रेशर कुकर यूज करोगे तो एनर्जी सेव हो सकती है। सोलर कुकर को जब यूज कर सकते हैं तब यूज करिए। बायोगैस एज अ फ्यूल शुड बी एनकरेज इन रूरल एरियाज। ठीक है, बायोगैस को एनकरेज करना चाहिए रूरल एरियाज में जहाँ पे काउ डंग वगैरह काफी ज्यादा प्रोवाइडेड है। बाईसाइकिल को शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज कीजिए, अगर हो सके तो शेयरिंग कीजिए, बस में ट्रैवल कीजिए। दीज आर द स्टेप्स जो हम यूज कर सकते हैं, जिनको हम ले सकते हैं अगर हम एनर्जी कंजम्पशन रोकना थोड़ा सा कम करना चाहते हैं। ठीक है, सो आई थिंक वी आर डन फॉर लाइक टुडे, एंड ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के अलावा और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं, या फिर इस चैप्टर की NCERT एक्सप्लेनेशन देखनी है, तो मेरे चैनल पे जाके आप लोग जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाइए और 10th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइंस की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, क्वेश्चन आंसर्स की, बायोलॉजी की। आपको वो सारी प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स जो अभी तक हुए हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स अभी तक हुए हैं, सारी चीजें मिल जाएंगी। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।